नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद्र बाजपेयी है और आपका स्वागत है आपके चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक्सपोर्ट्स किस तरीके से इंडिया से किया जा सकता है। एक स्टार्टिंग में कोई इंटरप्रेन्योर, कोई बिगिनर क्या-क्या चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ा सकता है। इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए एक स्लाइड्स का भी सहारा लिया है मैंने और कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों तक मैं बात आपकी पहुंचा सकूं, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स जो कम्युनिटी में लोग हैं और जिन्होंने आज अभी स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको आसानी हो, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें ना उठानी पड़े, किसी ऐसे फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में ना फँसे। एक बेसिक जानकारी देने की मैं कोशिश करूँगा आज, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कौन-कौन से अ, स एजेंसीज़ हैं गवर्नमेंट की जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो जब भी आप कभी एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, उसको समझने की कोशिश करें। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी डिमांड आप खुद इंक्रीज़ कर सकते हैं? या फिर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में की लाइन में जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है और उसकी डिमांड है, जिसको आप सप्लाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मार्केट का एक रिसर्च करना होगा, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और अपने कॉम्पिटिटिव्स को भी, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनको भी स्टडी करना होगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट में किसी भी चीज़ की क्या डिमांड है और उसकी किस क्वालिटी पर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स काम कर रहे हैं, उन कॉम्पिटिटर्स की क्या ड्रॉबैक है, आप उन ड्रॉबैक्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, तब तक आपको एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं उतरना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट की क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से कस्टमर्स जो है वो पुराने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो तुम्हारे हैं उस फील्ड में, उनसे बिजनेस ना करके आपसे बिजनेस करें। वो आप क्या प्लस पॉइंट ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। दूसरा स्टेप आएगा कि प्रोडक्ट जैसे मैंने अभी बताया कि कौन से प्रोडक्ट पर आपको काम करना है, ये आपको पहले मार्केट में रिसर्च करना होगा। इसके बाद आता है कि उन प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। इसके लिए कई सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हैं कि उस पे कॉग्स क्या है या टोटल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसे कहते हैं वो कितनी रहेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज या प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी जिनकी फी आपको देनी होगी, क्या शिपिंग कॉस्ट होगी, कितना वॉल्यूम जाएगा, कितना लेबर लगने वाला है आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ये जानकारी आपको पहले लेनी होगी मार्केट से, उसके बेसिस पर ही आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। जनरली जो मेजर गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे इस समय नंबर वन पे अगर हम बाय टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें तो वो पेट्रोलियम है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, इसके बाद टेक्सटाइल्स हैं, स्टील है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं या फिर फूड आइटम्स हैं, मशीनरीज हैं और फार्मास्यूटिकल्स का भी काफ़ी बड़ा पार्ट पार्ट होता है एक्सपोर्ट कमोडिटीज में या एक्सपोर्ट रेवेन्यू में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में या गवर्नमेंट पोर्टल्स में भी अवेलेबल है वो डेटा, उस डेटा से आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है और उसके बेसिस पर आप अपना एक फीजिबल प्रोडक्ट कि आप कितना में पैसा लगाना चाहते हैं और उससे कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उसके बेसिस पर एक फिजिबल प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए कई सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि डिमांड क्या है, आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, किसको सेल करने वाले हैं, क्या प्रॉफिट अर्न होने वाला है, कितना मैन पावर लगने वाला है, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे।
इसके बाद तीसरा स्टेप आएगा आपका कि आपको अपना बिजनेस अब रजिस्टर करना होगा। जब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, डिमांड क्या है मार्केट में, अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि सबसे पहले एक कंपनी फॉर्म करनी है आपको। वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या इंटरप्राइज, इंडिविजुअल इंटरप्राइज के नाम पर, या लिमिटेड कंपनी, या पार्टनरशिप फॉर्म, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक लीगल फॉर्म रजिस्टर होगी। इसके बाद में उस लीगल फर्म का आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि रिक्वायरमेंट है। और उस करंट अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जो कि डीजीएफटी प्रोवाइड करता है इंडिया में। डीजीएफटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है जो सारे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज को। तो एक आईईसी कोड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड आपको जनरेट करना होगा, रजिस्टर करना होगा उसके लिए। फिर आएगा आपका जीएसटी रजिस्टर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिससे कि अगर कोई प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो भी जीएसटी आपने पे किया है, जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे उन गुड्स का, तो आपको वो जीएसटी का बेनिफिट या वो रिफंड बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से चलना होगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और किसी भी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको अपना मेंबरशिप लेनी होगी, जैसे टेक्सटाइल में या स्टील में या फिर इंजीनियरिंग में, कोई भी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जहां पर कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी कैटेगरी में काम करती हैं वो एजेंसीज, उसमें आपको एक मेंबरशिप लेनी होगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करने से पहले आपको रजिस्टर करनी पड़ेंगी। इसके बाद चौथे स्टेप में आपको आएगा कि जो एक्सपोर्ट कंप्लायंस हैं, जो एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं, उनके कंप्लायंस आप कैसे पूरा करेंगे। तो उसके लिए अगर जरूरी है तो आपको लाइसेंसेस लेने होंगे। सपोज करिए आप कोई फार्मास्यूटिकल का काम करना चाहते हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना होगा, जो जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि आपके फार्मूले के बेस पर काम करेगा। कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कंप्लायंस है उसको भी पूरा करना होगा, उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका भी लाइसेंस लेना होगा। अगर आप फूड का काम कर रहे हैं तो आपको एफएसएसआई इंडिया में लेना पड़ेगा। अगर आप यूएस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एफडीए में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंट्री वाइज आप किस कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री की क्या इंपोर्ट रेगुलेशंस हैं, और जिस कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो इंडिया के क्या एक्सपोर्ट रेगुलेशंस हैं, उन कंप्लायंस को भी पूरा करना होगा प्रॉपर तरीके से। पांचवें स्टेप में हम बात करेंगे कि जो प्रोडक्ट आप रेडी कर रहे हो वो मार्केट फिट है या नहीं है। तो आपको उसकी प्रॉपर कॉस्टिंग करनी होगी कि उस प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट में आपकी क्या कॉस्ट लगने वाली है, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, और आप कितना प्रॉफिट उसमें जनरेट कर सकते हैं। तो एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर कॉस्टिंग हो। उसके बाद ही आप अपने बायर्स को एफओबी, सीआईएफ या सीएफआर टर्म्स के बेसिस पर कोटेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की समझ होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट को आप कहाँ से प्रोक्योर करने वाले हैं और उस कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, सो दैट कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में खड़े हो सकें, प्रॉपर कॉम्पीट कर पाए बिजनेस में और आपको ऑर्डर्स मिल सके। इसके बाद आता है सिक्स्थ स्टेप, और वो है कि आप बायर्स कैसे सर्च आउट करेंगे, क्योंकि बायर्स तो इंडिया में नहीं है, वो तो इंडिया से बाहर है। तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो हमारी कमोडिटी है वो किन कंट्रीज में जा रही है, और उन कंट्रीज के बायर्स का ट्रेंड क्या है किसी भी गुड्स को ऑर्डर करने का। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है। एक्सपोर्ट काउंसिल, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स की। इसके अलावा हर कंट्री में पर्टिकुलर ट्रेड के लिए ट्रेड फेयर्स भी होते हैं, जिसमें आप जाकर के फिजिकली अपने बायर्स से एक मीटिंग कर सकते हैं, और उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है, और आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव रेट्स पर क्वालिटी मेंटेन करते हुए अपने बायर्स तक पहुंचा सकते हैं, या फिर कोई नया वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जो करंट मार्केट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनमें। तो इस तरीके से आप किसी
एक्सपोर्ट एजेंट को, कई सारे ब्रोकर्स होते हैं, एक्सपोर्ट ब्रोकर्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं एज ए ब्रोकिंग एजेंसी, तो आप उनको भी कांटेक्ट करके अपने लिए ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा बायर्स का डेटा अपने लिए तैयार कर सकते हैं। सेवेंथ स्टेप आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। इसका एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है जिसको आप लोग देख सकते हैं, हमारे इस चैनल में पड़े हुए हैं पहले से। तो उस वीडियो में सारी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो एक्सपोर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन है, जनरली कमर्शियल इनवाइस, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, या फिर कोई पर्टिकुलर एक्सपोर्ट लाइसेंस है, तो इतनी ही जरूरत होती है। इसके अलावा इंडिया से एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हैं तो एक एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, जिसको शिपिंग बिल बोलते हैं, वो भी फाइल करना कस्टम क्लियरेंस के लिए मैंडेटरी कंडीशन है जब आप इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए डिटेल में वीडियो ऑलरेडी आपके पास हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है एट्थ स्टेप, वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। इसके लिए भी आपको ट्रस्टेबल फ्रेट फॉरवर्डर सर्च करने होंगे, अच्छे शिपिंग लाइंस सर्च करनी होंगी जिनका मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी है। भले ही आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो, बट आपको कॉस्ट शिपिंग लाइन और फॉरवर्डिंग एजेंट बहुत ही सिलेक्टिव रखने होंगे, सो दैट जब कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नॉर्मली जब प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी आपको बहुत ही कम रेट पर फ्रेट अवेलेबल करा सकता है, बट जब प्रॉब्लम आती है तो एक अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर ही आपकी हेल्प करेगा। छोटे फ्रेट फॉरवर्डर जिन्होंने बहुत ही लो रेट पर आपको कोई बिजनेस आपसे लेने की कोशिश की है, वो सीधे सीधे बैकआउट कर जाएंगे, वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक अच्छा फ्रेट फॉरवर्डर रिलायबल रखना बहुत जरूरी है, और शिपिंग लाइन भी बहुत ही ट्रस्टेड होनी चाहिए। कोई भी लोकल शिपिंग लाइन से बिजनेस करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी गुड्स को की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी होनी आपके लिए उसमें मैंडेटरी है, जिससे कि आपको कभी अगर कोई इश्यू आता है, कोई लॉसेस होते हैं, किसी पर्टिकुलर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसी इंसिडेंट जो अनअवॉइडेबल है, तो उस कंडीशन में आप इंश्योरेंस क्लेम अपनी गुड्स का ले सकते हैं। तो इससे आपके लॉसेस जो हैं वो मिटिगेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अगला नाइन्थ स्टेप, और वो है कस्टम क्लियरेंस का। अब इसमें कस्टम क्लियरेंस में करते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है कस्टम क्लियरेंस के लिए, वो है शिपिंग बिल, या उसको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो वो होना जरूरी है। और एक अच्छा सीएचए आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा कि किस तरीके से कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कब शिपमेंट भेजनी है, किस लाइन को सिलेक्ट करना है, किस सीएफएस में काम होगा। ये सारी चीजें आपको एक अच्छा कस्टम हाउस एजेंट हेल्प करके आपका कस्टम प्रोसीजर्स के सारे स्टेप्स प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा और हेल्प भी कर देगा आपको। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करने नहीं है, बस एक अच्छा सा सीएचए ढूंढना है जो आपको हेल्प करे एक्सपोर्ट करने के लिए। टेंथ स्टेप आएगा, जो कई लोग बोल सकते हैं पहला स्टेप है। जब आप बायर ढूंढ रहे हैं तो उसी समय आप पेमेंट टर्म्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बात कर लेते हैं। तो पेमेंट टर्म्स के लिए एडवाइजेबल है कि आप एडवांस पेमेंट लेकर ही अपनी कंसाइनमेंट स्टार्ट करें, जिससे कि आपको कोई लॉसेस ना हो। इसके अलावा आप एलसी की हेल्प भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट जो है वो बहुत ही सेफ पेमेंट मोड माना जाता है, या फिर एडवांस पेमेंट जो टीटी ट्रांसफर है, आपकी शिपमेंट जाने से पहले आपको शिपमेंट पेमेंट मिल जाए, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। इसके बाद दूसरा जो पेमेंट टर्म है वो बहुत सेफ होता है, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट या डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसमें बायर का बैंक जो है वो आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, जिसके बेसिस पर आप शिपमेंट करते हैं। तो इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरा कोई भी और पेमेंट टर्म्स एक्सेप्ट ना करें। और इसके अलावा जब आपकी पेमेंट टर्म्स हो जाएगी तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते समय आपको आरबीआई में भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो कि डीजीएफटी की साइड से आपको एक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट निकाल कर आरबीआई देता है, जिसके बेसिस पर ही आप एक्सपोर्ट प्रमोशन की कोई भी बेनिफिट्स जो हैं उनको क्लेम कर सकते हैं। सपोज करिए अभी इस समय रोड टैप स्कीम है, या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक है। ड्यूटी ड्रॉबैक तो डायरेक्टली अकाउंट में आता है एक्सपोर्टर के,
बट जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है, जैसे पहले MEIS लेकर के आई थी, अभी करंट में रोडटेप स्कीम है, इसमें स्क्रिप्ट जनरेट होती है। तो उसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास में बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 11th स्टेप है पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद क्या करना है? तो सबसे पहली चीज है कि आपको हर एक रिकॉर्ड को सेफली रखना है, जिससे कि ऑडिट करने में बहुत आसान रहे। कोई भी ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन मिस नहीं होना चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, और आप अपने बायर से क्वालिटी पर फीडबैक ले सकते हैं। उसको भी एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं कि आपने कितनी कंसाइनमेंट्स भेजी हैं और बायर के उसके ऊपर क्या फीडबैक रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने के लिए, मार्केट फिट बनाने के लिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स हैं, जैसे मैंने बताया, तो ड्यूटी ड्रॉबैक उसका चेक करना कि उसमें कोई बेनिफिट आया है नहीं, या फिर रोड टैप आपको क्लेम करना है तो उसकी स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए आपको चेक करना होगा कि एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल हुआ है या नहीं, पर्टिकुलर आपने जो कंसाइनमेंट की है। तो ये सारी चीजें आपको पोस्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में ध्यान रखनी है। इस आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।